नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप लोग लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखे थे, आज हम इसका सब्जेक्टिव देखेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रंजन कुमार, सुमित कुमार, मुस्कान कुमारी हैं, वसीम अकरम जी हैं, आदर्श कुमार हैं, गोलू कुमार हैं और मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे मेरे विद्यार्थी जी जुड़ चुके हैं। तो आइए हम लोग आज के इस प्यारे से सेशन को शुरुआत करते हैं। और आप सभी को बच्चों गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। हम लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम जो बच्चों समाप्त हो गया है। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ गए हैं, चीज़ों को सुन रहे हैं बच्चों, तो प्लीज़ एक बार दिल बनाकर भेजेंगे कि गुरुजी हम लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं और अब आप क्लास शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए बढ़िया से बैठ गए आप लोग बैच में, बताओ। बैठ गए सब लोग? यस 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 गुरुजी। एक बार शेयर कर दो, ठीक है। मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है बच्चों और अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अगर सुबह सुबह अगर आप क्लास शेयर करेंगे तो आपका दोस्त भी कहेगा भाई कितना अच्छा मेरा दोस्त है, मुझे क्लास शेयर करता है। तो सब लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। हाँ तो प्यारे बच्चों गणेश जी का आशीर्वाद दीजिए। श्री गणेशाय नमः। उसके बाद प्यारा सा मोटिवेशन है। राह संघर्ष की जो चलता है, मतलब जो विद्यार्थी जी जीवन में मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, वही एक दिन इस दुनिया को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अर्थात बच्चों अगर आप आज मेहनत करते हैं तो कल परिणाम जरूर मिलेगा, परिणाम जरूर मिलेगा। तो बच्चों एक बार प्लीज बताइए कि लगभग सेल्फ स्टडी मेरे छोटे भाई बहन कितना टाइम कर पा रहे हैं? सेल्फ स्टडी आप लोग कितना टाइम कर पा रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। कितना टाइम है जो आप लोग सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं? ठीक है ना। 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे? सर 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे अच्छी बात है। अभी 4 से 5 घंटे कम से कम तो सेल्फ स्टडी होने ही चाहिए। सर आप पर मुझे गुस्सा आता है, हाँ बिल्कुल आना भी चाहिए बच्चों, कोई बात नहीं है। चलो सर तबीयत खराब है, हो जाएगा ठीक है ना। इतने आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मतलब आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। बोलो क्या है बच्चों? तो खुशखबरी बच्चों, खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए मेरे विद्यार्थी जी कि आप लोग जब 11th 12th क्लास में जाएंगे, जब आप लोग 10th पास होकर के कहाँ जाएंगे, 11th एंड 12th क्लास में जाएंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा बच्चों, पता है किस चीज का? इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन होगा। किसका होगा? इंग्लिश मीडियम का। इंग्लिश मीडियम भी बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यानी अब दिशा में 11th 12th में जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं, साइंस लेने वाले हैं उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की सुविधा होगी। तो ये बच्चों बहुत अच्छी बात है, ठीक है आप सबके लिए। क्योंकि जब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़ना है साइंस, नहीं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी बच्चों आपके लिए सुविधा हो जाएगा। और आज इनका बैच लॉन्च होने वाला है, ठीक है, आज ही बैच लॉन्च होने वाला है। 18 तारीख है आज, 18 जून को बच्चों 7 PM में बैच लॉन्च होने वाला है। तो इस चीज़ को अपने जो भी भाई बहन हैं जो पढ़ते हैं आपके 11th 12th में इंग्लिश मीडियम से, उन्हें बता सकते हैं कि दिशा में 7 PM में बैच लॉन्च होने वाला है। तो बच्चों चलिए अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो सही है, हमारे बोर्ड एग्जाम में दो जो है बच्चों बायोलॉजी के कितने लघु उत्तरीय सवाल बनाने हैं? कमेंट। लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न हमें बोर्ड एग्जाम में कितने बनाने हैं? 8 में से 4 का उत्तर देना है। 8 में से 4 का उत्तर देना है ना। यानी बच्चों पूरा बुक पढ़ने के बाद, हे भगवान, है ना, पूरा बुक पढ़ने के बाद हमें शॉर्ट क्वेश्चन कितना बनाना है? तो सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे 4 क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में बनाने हैं। कितने बनाने हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनाने हैं।
तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और एक एक सवाल को आप कोशिश कीजिएगा कि हम जो बनाए उसको अच्छे से घर पे लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। शुरू करें, स्टार्ट करें बच्चों, बोलो हाँ या ना। स्टार्ट किया जाए, यस। तो लीजिए बच्चों, सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जीवों के लिए पोषण। पहला सवाल आता है हमारे एग्जाम में कि जो जीव होते हैं उसके लिए जो पोषण है वो क्यों अनिवार्य है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, जीवों के लिए पोषण, है ना। तो बच्चों शारीरिक विकास, जो हम मतलब शारीरिक विकास, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या हमारा विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो शारीरिक विकास एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु, जैविक क्रिया, चलना फिरना मेरे बच्चे, उसके बाद में सांस लेना, है ना, तो ये सब क्या है, हमारे जैविक क्रियाएं हैं। तो शारीरिक विकास एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु जीवों को पोषण पोषण अनिवार्य है। तो बच्चों कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो इसको लिख पाएंगे, एक बार यस लिखकर बताइए कि सर याद हो गया हमें, कल तक याद कर लेंगे सर कि जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है। तो जीवों के लिए पोषण आवश्यक क्यों है, तो दो चीजों के लिए, एक तो बच्चों जैविक क्रियाओं के लिए और एक दूसरा है बच्चों क्या, दूसरा क्या है ना पहला है बच्चों शारीरिक विकास, है ना, पहला है हमारा शारीरिक विकास, शारीरिक विकास एवं जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए, संचालन मतलब उसको चलाने के लिए जीवों को पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर ये था बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है कि पोषण की परिभाषा दीजिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले से याद कर लिया है, जल्दी बताओ पोषण की परिभाषा। मैंने आपको सिखाया था बच्चों, पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। अगर मैं पोषक तत्व के बारे में बात करूं तो प्लीज दो पोषक तत्व का नाम बताइएगा, है ना दो पोषक तत्व का नाम बताइएगा। मुझे पता है आप लोग अधिक से अधिक बता सकते हैं। नंबर एक बच्चों, हम लोग आप बोलेंगे विटामिन पोषक तत्व है, आप कहेंगे वसा पोषक तत्व है, आप कहेंगे बच्चों प्रोटीन पोषक तत्व है, आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है। तो यही पोषक तत्व हैं। तो बच्चों सवाल पूछा गया है कि पोषण की परिभाषा, तो पोषण की परिभाषा में मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, हम इन्हें पोषण कहते हैं। तो पोषण एक विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा, तो यस लिख करके भेजिए या प्यारा सा इमोजी भेजिए कि सर ये सवाल भी हमसे हो जाएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए हमसे कि पोषण की परिभाषा लिखिए, तो हम लिखेंगे बच्चों कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, हम इन्हें पोषण कहते हैं। चलिए बढ़ जाए अगले सवाल में यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सवाल नंबर बच्चों तीसरा क्या आता है, तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, है ना, तीसरा नंबर सवाल देखेंगे तो लिखा गया है, तीसरा नंबर सवाल है कि बच्चों स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है ना, इसके लिए उपोत्पाद क्या है। तो बच्चों स्वपोषण के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, स्वपोषण की परिस्थिति के लिए क्या क्या होना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि स्वपोषण जो होता है, स्वपोषण की परिस्थिति बोले और स्वपोषण किस विधि को, है ना, किस विधि से स्वपोषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण से होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए आप सब लोग जानते हैं। नंबर एक सबसे पहले क्या पढ़ाए थे, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो वो है सूर्य का प्रकाश। नंबर दूसरे में अगर कुछ चाहिए तो वो है क्लोरोफिल। नंबर तीसरे में अगर कुछ चाहिए तो वो है CO2। और नंबर चौथे में कुछ चाहिए तो वो है जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा हमारा कि स्वपोषण के लिए जो आवश्यक चीज है वो यही सब चीज है जो आवश्यक है। सवाल पर हम फिर से वापस आते हैं, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ तक है, किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। आंसर लिखेंगे स्वपोषण में निम्नलिखित परिस्थितियों का होना आवश्यक है। पहला है सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। नंबर दूसरा है बच्चों
पर्णहरित या क्लोरोफिल होना चाहिए। नंबर तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। नंबर चौथा H2O एवं खनिज लवण होना चाहिए। दूसरा सवाल था इसके उपोत्पाद क्या हैं, जो क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है। इसका उपोत्पाद क्या है बच्चों बताओ, भोजन के रूप में क्या बनता है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अंकित कुमार जी, अंकित कुमार, संध्या, जल्दी बताओ कि लास्ट में भोजन के रूप में क्या बनता है। भोजन के रूप में क्या बनता है आपको बताना है। तो सबको पता है कि भोजन के रूप में ग्लूकोज बनता है बच्चों। क्या बनता है, तो भोजन के रूप में ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, उपोत्पाद के रूप में हमारा ग्लूकोज बनता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना है। यह स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इनके उत्पाद क्या है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। लिख देंगे, याद हो पाएगा, समझ में आ गया बच्चों, तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर समझ में हमें आ गया सब लोग जल्दी से। चलिए ये मिस टाइपिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मिस टाइपिंग है, ग्लूकोज ऐसे नहीं होता है मेरे बच्चे, है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज या ग्लूकोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 पूछा गया है। नंबर 4 है कि पर पोषण से आप क्या समझते हैं। पर पोषण से, पर पोषण से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको बताया है बच्चों कि पर पोषण क्या होता है, बताओ। पर पोषण में क्या कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि परपोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करके दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, है ना। चलिए सर दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं हाँ, तो एक ऐसी विधि है जिसमें जीव दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको आंसर लिखना है कि इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कौन कौन है, जैसे मनुष्य को देख लीजिए, जानवर को देख लीजिए, कीड़े मकोड़े को देख लीजिए, इत्यादि बच्चों। ठीक है, हो जाएगा या पहले से याद है, तो बताओ कमेंट बॉक्स में, यस सर हमें पहले से याद है। सब लोग जल्दी बताओ फटाफट, तेजी में, थोड़ा स्पीड बताना है। यस 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 यस, पहले से याद है ना। सब लोग मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, चलिए एक बार सेशन को बच्चों लाइक कर देना, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक बार सब लोग सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। 5वां नंबर सवाल हमारे पास आता है, मृत जीवी पोषण, है ना। सवाल नंबर 5वां पूछा गया है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। तो बच्चों आप लोग याद कीजिए, मैंने पढ़ाया होगा कि मृत जीवी पोषण में बताओ मृत जीवी पोषण में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। चलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मृत जीवी पोषण में जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि मृत जीवी जो पोषण होता है, मृत जीवी जो पोषण होता है उसमें जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जीव अपना भोजन बच्चों, है ना, जीव अपना भोजन मेरे बच्चे मरे या सड़े गले, है ना, मरे या सड़े गले, है ना, सड़े गले, सड़े गले, है ना मेरे बच्चे, सड़े गले जीव या पेड़ पौधे से, जीव या पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो मर गए हैं, जो सड़ गए हैं, जो गल गए हैं, ऐसे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आप लोग पढ़े थे बच्चों, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। अवशोषित का मतलब होता है खींच लेना, अवशोषित का मतलब होता है खींच लेना बच्चों। ठीक है ना। कभी आप ऐसा देखे हैं कि बच्चों कोई मतलब मान के चलो रस है ना, आप देखे होंगे बच्चों एक जार में, आप देखे होंगे कि यहाँ पर एक बहुत सारा रस होता है और इसके अंदर में, कभी रसगुल्ला खाए हैं,
रसगुल्ला खाए हैं, इसके अंदर में बच्चों जो ना रसगुल्ला होता है वो डाला होता है, और रसगुल्ला बच्चों पूरा रस को अपनी ओर चूस लेता है, बाहर आकर के गाड़ेंगे तो निकलेगा। इसी तरह से क्या करते हैं, जो जीव होते हैं, जो जीव होते हैं वो बच्चों मरे हुए जंतु से और बच्चों पेड़ पौधे के शरीर से, पेड़ पौधे के शरीर से अपना भोजन जो है किस है ना किस रूप में बताओ, कार्बनिक पदार्थ के रूप में चूस लेते हैं। कार्बनिक पदार्थ के रूप में किस रूप में बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, शॉर्टकट में बताओ। कार्बनिक पदार्थ तो सी से होता है, कार्बनिक पदार्थ को बच्चों पी बोलेंगे, तो सीपी यानी कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने का मीन्स हम आपको बताए क्या, जैसे रसगुल्ला के अंदर में रस हो जाता है, उसी तरह से बच्चों चूस लेते हैं। समझ गए? चलिए यस सर, समझ गए। तो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा। देखो याद करना पड़ेगा, तो यस लिखकर भेजिए कि सर कल एक बार अच्छे से हम मतलब कल तक आप लोग के पास टाइम है, कल तक इसको याद कर लेना है किसी भी हाल में। छठा नंबर क्वेश्चन आता है कि परजीवी पोषण क्या है। तो परजीवी वाला पोषण भी मैंने बता दिया था कि बच्चों परजीवी पोषण में क्या होता है, जीव जो होते हैं वो दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी रूप से, अगर हमेशा हमेशा के लिए रह रहे हैं तो अस्थायी हो गया। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैंने एक चर्चा किया था, एक मोटा ऐसा आम का पौधा है, एक मोटा ऐसा आम का पौधा है, और इसमें एक पतला ऐसा पौधा बच्चों क्या चीज का होता है, तो ये पतला ऐसा बच्चों कस्कूटा का पौधा होता है, जिसको हम लोग, और ये जो कस्कूटा का पौधा है इसमें किस रूप से है, अस्थाई या अस्थाई। तो अस्थाई रूप से होते हैं, जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं बताओ, ये जो कस्कूटा का पौधा है और ये मैंगो का है, मान लो ये बच्चों मैंगो का है और ये बच्चों कस्कूटा का पौधा है, तो बताइएगा कस्कूटा का पौधा कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करेगा। कस्कूटा का पौधा बच्चों मैंगो से अपना भोजन प्राप्त करता है, मैंगो वाले पौधे से। और बच्चों कुछ ये तो हो गए अस्थायी रूप से, और कुछ होते हैं अस्थायी। मान लीजिए कि ये आप लोग हैं, सर आप हैं, नहीं हम नहीं है बच्चों, ये आप लोग हैं। देखो कितना अच्छा फोटो बना है। आप लोग के बाल में बच्चों बहुत सारा जू होगा, है ना, आप लोग के बाल में बहुत सारा जू होगा, या मान लो बच्चों ढीला जिसको बोलते हैं, बहुत सारा ढीला होगा, और वो बच्चों अस्थायी रूप से है। आज आपके माथे पर है, कल आपके कल बच्चों आपके दोस्त के माथे पे चला जाएगा और वहां से अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो ये इसे हम लोग अस्थाई बोलेंगे या अस्थाई बोलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे अस्थाई, क्योंकि आज आपके माथे में है और कल आपके दोस्त के माथे में चला जाएगा। हाँ हंस लीजिए आप लोग जितना हंसना है, सर हंस रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे इस तरह से, तो अस्थायी रूप से भी हो सकता है और अस्थायी रूप से भी हो सकता है। तो याद रखना बच्चों हमने क्या लिखा है, इस प्रकार के पोषण में जीव जो है दूसरे प्राणी के संपर्क में, एक तो होता है अस्थाई या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। तो जीव क्या करते हैं, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बच्चों उनके शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण में बता सकते हैं, जैसे मेरे बच्चे अमर बेल का पौधा, जैसे अमर बेल का पौधा, जैसे में लिखेंगे अमर बेल का पौधा, कॉमा हम लिख सकते हैं बच्चों जू, है ना जू, और बच्चों इत्यादि, है ना, खटमल भी हो सकता है ना, खटमल, उड़ीस खटमल जो होता है, खटमल इत्यादि। तो ये सब में पाया जाता है कौन सा, ये सब में परजीवी पोषण पाया जाता है। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार प्यारा सा दिल भेज दीजिएगा कि गुरुदेव हमें इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, हम ये प्रश्न तैयारी कर लेंगे अच्छे से। सर मच्छर भी होता है, हाँ हाँ मच्छर भी तो है, वो आता है काट के चला जाता है, ठीक है ना। बढ़ जाए आगे, बताओ भाई, सुहानी, निशांत, सुजीत कुमार जी बताइए, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट अगला सवाल बच्चों, 7वां नंबर आपके लिए क्या है कि प्राणी संपोषण, है ना, क्या पूछा है बच्चों, प्राणी प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं। तो प्राणी समपोषी जीव के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वो अपना भोजन जो है बच्चों दूसरे जीव से किस रूप में बताओ, वो अपना भोजन दूसरे जीव से, है ना, दूसरे जीव से या तो बच्चों ठोस के रूप में, मैंने बताया था अपना भोजन मेरे बच्चे ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है ना,
ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के है ना, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में, है ना, ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे उसे बच्चों प्राणी संपोषण तथा उस जीव को प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया और बच्चों अमीबा हो गया। तो पहले हमने यहाँ पर यह बताया है कि बच्चों प्राणी संपोषण क्या होता है, और जिस जीव में प्राणी संपोषण होता है उस जीव को क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषी कहते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों पहली बात क्या है कि जो जीव, जिस जीव में प्राणी संपोषण होगा, जिस जीव में प्राणी संपोषण होगा उसे ही बच्चों क्या बोलेंगे, उसे ही क्या बोलेंगे, उसे ही बोलेंगे प्राणी समपोषी जीव, है ना, प्राणी समपोषी जीव बोलेंगे। हो जाएगा। तो बताओ जल्दी से, यस लिख करके भेजिए। हो जाएगा। नोट्स के विषय में चर्चा कर रहे थे, क्या आप लोगों ने, है ना, आप लोगों को नोट्स बच्चों हम 1-2 दिन के अंदर अपडेट करके दे देंगे। पुराना वाला नोट्स आपको दिया गया है, 1-2 दिन के अंदर नोट्स अपडेट करके दे देंगे। ठीक है, सब लोग यस लिख करके भेजेंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। मैंने इस बार बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाया होगा, फिर भी देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि भोजन बनाने की एक विधि है बच्चों, जो पेड़ पौधों के लिए है ना। तो लिखेंगे कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, जो प्रोसेस है उनका भोजन बनाने का, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य सूर्य के प्रकाश, इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यही बच्चों हमारा है प्रकाश संश्लेषण वाला। हमें उम्मीद है कि आप सबको याद होगा बहुत अच्छे से। याद है बच्चों, बताओ याद है कि नहीं है। जल्दी रोहित भाई बताएंगे कमेंट बॉक्स में। राहुल जल्दी बताओ याद है, क्या आपने याद कर लिया है, याद है कि नहीं बताओ कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन जो था हमारा, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है बच्चों, एक हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, है ना, हमने पढ़ा होगा आपको ऑब्जेक्टिव में भी, पत्तियों को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों अगर आप देखेंगे, है ना, प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं पत्तियों को, तो लिखा गया है क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्ती के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अवशोषित करने मतलब जैसे मैंने बताया था कि रसगुल्ला रस को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों कि पत्तियों में क्या होता है बताओ, पत्तियों में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं बताओ कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी पत्तियों में होते हैं क्लोरोफिल। दिस इज वेरी सिंपल बच्चों बताने के लिए कि पत्तियों में क्या होते हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की रोशनी को अवशोषित करने का क्षमता रखता है। सूर्य के प्रकाश की, है ना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का क्या रखता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का क्षमता रखता है, अवशोषित करने का क्षमता रखता है, अवशोषित करने का क्षमता रखता है। इसलिए इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, इसलिए हम इसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव याद होगा कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं बताओ तो, है ना, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में याद होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता होगा। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। अरे भाई क्या हो गया, है ना, बताइए बच्चों।
प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? यस 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 यस, क्लोरोफिल को कहते हैं, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। चलिए, तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। चलिए सर, क्वेश्चन बैंक हमें परचेज करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, एक प्यारा सा क्वेश्चन बैंक जरूर परचेज कर लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। सर याद किया हुआ भूल जाते हैं मेरे बच्चे। नीतीश कुमार, ये सबके साथ होता है। हम याद करते हैं, भूल जाते हैं, वो सबके साथ होता है, तो उसको रेगुलर पढ़ते रहना है। कुछ दिन के बाद फिर पढ़ते रहिएगा तो नहीं भूलिएगा, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बच्चा है जो याद कर लेता है एक बार, फिर उसको जीवन में कभी नहीं पढ़ना पड़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज आप लोगों का केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। कल नहीं हो पाया था। कल थोड़ा सा सर लोगों के साथ बहुत मतलब उनका स्टार्ट मतलब इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू होने वाला था, तो उनके साथ मीटिंग वगैरह था, एक बार ट्रेनिंग प्रॉपर हो रहा था सबका। तो अरे कहाँ चला गया? हाँ आ गया लगता है ना। आज हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे बच्चों शाम को, वो भी 8 बजे रात में। अरे ये तो हट गया। दिक्कत बात है बच्चों की, पेज ही डिलीट हो जाता है इसमें। नन हिंदी के लिए कितने बच्चे नन हिंदी वाले हैं? नन हिंदी भी शुरू करवाना है ना। चलो, तो प्यारे बच्चों, हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। कितना नंबर तक हुआ था बच्चों, अगर बताइएगा आप लोग, कितना नंबर तक हुआ था? हाँ, प्रकाश संश्लेषण तक यहाँ तक हो गया था। हाँ, चलिए 10वां नंबर सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। 10 नंबर सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको बच्चों कहते हैं कि भोजन पाचन से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे पूछे बच्चों कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा कि भोजन के जटिल अघुलनशील अणुओं का, बच्चों हम लोग खाते हैं, जब भोजन करते हैं तो वो क्या होते हैं, सरल होते हैं या जटिल होते हैं? जब हम लोग भोजन, है ना मेरे बच्चे, जब हम लोग भोजन करते हैं तो जो हम लोग खाते हैं वो चीज़ क्या होता है, सरल होता है या जटिल होता है? तो सर पहली बात है कि जो हम लोग खाते हैं वो काफ़ी ही जटिल होता है, और दूसरी बात है वो घुलने लायक नहीं होता है, तो अघुलनशील होता है। क्या होता है बच्चों? अघुलनशील होता है। तो नंबर एक, सबसे पहले बच्चों जटिल चीज़ों को हम लोग खाते हैं, और दूसरा वो अघुलनशील होता है। तो जब हम लोग पाचन की बात करते हैं तो जटिल जो चीज़ होते हैं वो पहले सरल चीज बन जाते हैं, और अघुलनशील जो है वो घुलनशील बन जाते हैं। तो कहते हैं भोजन के जटिल अघुलनशील अणुओं का सरल, पहला तो बच्चों सरल और घुलनशील अणुओं में विघटित होने की क्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। यही तो है कि जो जटिल चीज है वो सरल बन जाता है, अघुलनशील चीज है वो घुलनशील बन जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। हो जाएगा बच्चों? तो बताइए यस लिख करके, गुरुजी हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। आगे बढ़ते चलिए कि भोजन के जटिल अघुलनशील अणुओं का, भोजन के भोजन के जटिल अघुलनशील अणुओं का सरल घुलनशील अणुओं में विघटित होने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, उसको भोजन का पाचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके नाम बताइए।
आप लोग पढ़े होंगे कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, जिसका नाम है बच्चों, सबसे पहला है जिसका नाम है बच्चों, है ना, पेरोटिड। क्या है? पेरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा है सब मेडुबुलर, है ना, सब मेडी, है ना, सब मेडिबुलर लार ग्रंथि। और तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। तो ये तीनों आपको याद करना है। तीनों लार ग्रंथि के नाम आपके लिए दिए गए हैं। बताओ सबसे पहला क्या है? सर पहला है ना, पेरोटिड, पेरोटिड। दूसरा है सब मेडिबुलर, सब मेडिबुलर। और बच्चों सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। तो 3 तरह की बच्चों लार ग्रंथियां हैं जिसके नाम दिए गए हैं। थोड़ा सा खतरनाक है, आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों का काम है कि कल बच्चों आपको याद करके आना है। पहला है ना पेरोडिड लार ग्रंथि, दूसरा है सब मेडिबुलर, और तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। हो जाएगा? तो जल्दी से बताओ कि यस गुरुजी, कोशिश करेंगे गुरुजी, खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, थोड़ा खतरनाक तो है। 3 अंग्रेजी नाम आपको याद करने हैं, थोड़ा खतरनाक तो है। पहला बोलिए, पहला बोलिए गुरुजी। पहला है पेरोटिड, दूसरा है सब मेडिबुलर, और तीसरा है सब लिंगुअल। थोड़ा खतरनाक तो है, आसान नहीं कह सकते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रखा गया है। अगला सवाल है, मनुष्य में, है ना, मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके क्या क्या नाम है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का जो अमाशय है वो कितने भागों में बटा होता है, उसके क्या क्या नाम है? तो मनुष्य का जो अमाशय है वो 2 भागों में बटा होता है। पहला है बच्चों कार्डी एक, और दूसरा है पाइलोरिक, है ना। तो फर्स्ट का नाम है कार्डी एक, और तो दूसरे का नाम है बच्चों पाइलोरिक। तो मनुष्य का अमाशय 2 भाग में बटा होता है। अमाशय आप लोग देखे होंगे कि ये मेरे बच्चे इस तरह से हमारा आता है, और ये हमारा अमाशय होता है, ठीक है ना। ये हमारा अमाशय है। इसका जो स्टार्टिंग का भाग है उसको कार्डी एक कहते हैं, है ना, कार्डी एक कहते हैं। और जो इसका लास्ट वाला पार्ट है इसको पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक, है ना मेरे बच्चे। तो ये 2 भाग हैं, एक कार्डियक है और एक बच्चों क्या लिखा है, पाइलोरिक है। बीच वाले भाग को फुंडरिक कहते हैं, है ना, फुंडरिक कहते हैं बीच वाले भाग को। तो तीसरा पार्ट भी इसमें होना चाहिए मेरे बच्चे, तीसरा पार्ट भी होना चाहिए, तीसरा पार्ट भी होना चाहिए, जिसको बच्चों हम लोग फुंडरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? फुंडरिक कहते हैं। इसका तीसरा पार्ट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि मनुष्य के अमाशय के 3 भाग हैं। मुख्य भाग 2 ही हैं बच्चों, मुख्य भाग देखें तो वो 2 ही हैं। मुख्य भाग 2 हैं, एक कार्डियक है, एक पाइलोरिक है, आगे पीछे। बीच वाले भाग को फुंडरिक कहते हैं। तो हम यहाँ पर कर देते हैं कि अमाशय, अमाशय जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। एक है कार्डियक, दूसरा है पाइलोरिक, और तीसरा है फुंडरिक बच्चों, है ना। बढ़ जाए आगे। यस 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 सर, अमाशय को हम लोगों ने 3 भागों में पढ़ा है। हाँ बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले पेज में। अगला पेज कह रहा है बच्चों कि मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है ना। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, और छोटी आंत के 3 भागों के नाम बताएं। अब छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो हम लोग पढ़े हैं कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, और 3 भाग हैं। पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है जेनु नम, और तीसरा भाग है इलियम। तो ये मनुष्य के छोटी आंत के 3 भाग हैं। जो आप छोटी आंत देखते हैं, ये जो बच्चों इस तरह से छोटी आंत हमारा पूरे पेट में है, इसके कितने भाग हैं? तो कुल बच्चों हमारे छोटी आंत के 3 भाग हैं। पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा है जेनुनम, और तीसरा हमारा इलियम है। हो जाएगा? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर अगर ये क्वेश्चन 2026 के पेपर में पूछा जाता है तो तबाही मच जाएगा। आराम से लिख देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बढ़े आगे। अरे बोलिए महाराज जल्दी से। यस सर जी, यस सर जी, बढ़ जाइए आगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाँ अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन बैंक का सवाल है। ये 13 सवाल था आपके पास। अब क्वेश्चन बैंक का सवाल थोड़ा फटाफट पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक का पहला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन बैंक का पहला सवाल कहता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दंत होते हैं, यानी दांत होते हैं, उनके नाम लिखिए और उसके काम लिखिए। तो बच्चों मनुष्य में हम आप लोग को पढ़ाए होंगे कि दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखेंगे तो नाम है बच्चों करतनक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइजर। क्या बोलते हैं? इनसाइजर बोलते हैं। जो करतनक दांत होते हैं इसका काम होता है किसी भी चीज को काटने का काम।
बच्चों लीजिए जल्दी से अपना पेन उठाइए। सर उठा लिए हैं सर, पेन नहीं उठाएंगे। कुछ घर में रखा हुआ रोटी वोटी है, उठाइए ना। सर मान लीजिए उठाइए। मान लो बच्चों उंगली हमारा रोटी है, इसको जब हम काटते हैं तो कैसे काटेंगे बताओ, है ना? काटते हैं ना। तो कोई जिस दांत से काटते हैं चीजों को, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कर्तनक। फिर दूसरा होता है भेदक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केनाइन। भेदक का काम होता है चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। तो बच्चों जब आप किसी चीज को चीरते हैं, अगर मान के चलो कपड़ा है, मान लो बच्चों, प्लीज बच्चों बुरा मत मानना, मैं बताता हूँ कि ये हमारा एक गमछा है। अगर मुझे ये चीरना है तो मैं किससे चीरूंगा, ध्यान दो। सामने से कभी नहीं चीरते, सामने से काटते हैं हम लोग, चीरते हैं, ध्यान दो, ये देखो, है ना? ये जो नुकीला दांत है ना दोनों तरफ, ये नुकीला दांत से हम चीरते या फाड़ते हैं। तो इसी को बोलते हैं बच्चों हमारा भेदक। फिर है बच्चों अग्र मतलब आगे, चवर्णक मतलब आगे वाला चौवा। आगे वाला चौवा को प्रीमोलर बोलते हैं। आगे वाला चौवा है, यस सर आगे वाला चौवा है। यह भोजन को चबाने का काम करता है। जो चौवा होता है, जब हम कुछ खाते हैं तो देखो यहाँ चबाने वाला काम होता है। नेक्स्ट है बच्चों चवर्णक, सिर्फ चवर्णक दिया गया है, ये जिसको मोलर बोलते हैं। यह भोजन को चबाने और पीसने का काम करता है। तो मेनली दो ठो का काम है, जो अग्र चवर्णक और चवर्णक का काम वही है बच्चों, चबाना और पीसना। और ऊपर वाला जो कर्तनक है, इसका काम है बच्चों काटना। भेदक का काम है बच्चों क्या करना, चीरना या फाड़ना। ठीक है ना? तो खतरनाक बताइए, किस जीव में भेदक खतरनाक होता होगा, बोलो। सर मांसाहारी जीव में भेदक बहुत खतरनाक होता है। शेर का भेदक सोचो कैसा होगा, वो ऐसे चीरता है पकड़ करके, इतना इतना बड़ा भेदक वाला दांत होता है ना शेर का। तो बच्चों याद रखना, चार इंग्लिश में नाम है। पहला है इनसाइजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है बच्चों प्री मोलर, और चौथा है मोलर। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्तनक, भेदक, अर्धचवर्णक और चवर्णक, सबके काम भी हैं। मेरे बच्चे हो जाएंगे तो प्यारा सा एक इमोजी बनाकर भेजिए कि गुरुजी दिस इज सो सिंपल, ये बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मनुष्य में कितने प्रकार के दंत होते हैं और ये इनके काम क्या क्या हैं? तो चार तरह के दांत हैं, उसके काम भी बच्चों इसमें लिख दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अमाशय मतलब पेट में अम्ल की क्या भूमिका है? ऐसे हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं कि हमारे अमाशय यानी कि बच्चों जो पेट है उसमें अम्ल की क्या भूमिका है। तो बच्चों देखो अम्ल क्या करता है। अम्ल बच्चों हमारे पेट में जो क्षारीयता होती है, जो जो बच्चों क्षारीयता होता है उसको कम करता है, और जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको नाश भी करते हैं। तो बच्चों हमारे अमाशय में अम्ल की निम्न भूमिका है। पॉइंट में बताएंगे तो पहला भूमिका यह है कि अमाशय, यह अमाशय में भोजन के साथ आए हुए जितने भी जीवाणु होते हैं उसको नष्ट कर देता है। जितने भी बैक्टीरिया आते हैं हमारे पेट में, मान लो बच्चों कई बार आप सुने होंगे कि हाथ धोकर भोजन खाना चाहिए। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो बिना हाथ धोए खाते हैं? हाथ उठाइए, है ना? जल्दी जल्दी हाथ उठाइए, जल्दी जल्दी से हाथ उठाइए, कौन कौन बिना हाथ धोए खाते हैं? तो जो बच्चे बिना हाथ धोए खाते हैं, अक्सर मम्मी कहती है "ए, हाथ धो के खाओ"। क्यों? क्योंकि उन्हें, मम्मी को भी पता है कि जब हम भोजन करते हैं तो बहुत सारे जीवाणु, जिसको हम अपने नंगी आंखों से मतलब बिना माइक्रोस्कोप लगाए नहीं देख सकते हैं, वो सब जीवाणु हमारे पेट में चले जाते हैं और पेट में होता है दर्द बच्चों, फिर होता है ना। तो बहुत सारे बैक्टीरिया को हम लोग खा लेते हैं। तो उस बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है? तो अम्ल, जो एसिड होते हैं, जो एसिड होते हैं वही जो है बच्चों इन सारे बैक्टीरिया को मार पीट के खत्म कर देते हैं। तो एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पेट में अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमें लिखना है हमारे पेट में यह अमाशय में भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है। दूसरा, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, जो पेप्सिनोजेन है बच्चों, उसको उसको बच्चों पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलता है। तो दो काम आपको याद रखना है कि मेरे बच्चे जो पेप्सिनोजेन है उसको सक्रिय, जो निष्क्रिय मतलब बिना, जो जिसका कोई काम नहीं है हमारे पेट में, जो निष्क्रिय मतलब बिना काम करने वाला जो पेप्सिनोजेन हार्मोन है, बच्चों उसको एंजाइम है, उसको क्या करते हैं, पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। तो दो पॉइंट को याद रखना है, अगर कर पाइएगा याद तो ये लिख करके भेजिए कि गुरु जी हम दोनों पॉइंट को याद कर लेंगे, बैठ के रट्टा मार 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 रट्टा मार याद कर लेंगे। पहला तो जीवाणुओं को नष्ट करता है, दूसरा पेप्सिनोजेन, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है उसको सक्रिय 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 पेप्सिन में बदल देता है।
हम दोनों याद कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि दीर्घ रोम क्या होता है। मेरे बच्चे, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है कि ये जो दीर्घ रोम है ये क्या होता है, इसके क्या काम है। तो देखिए बच्चों, दीर्घ रोम क्या होता है। तो छोटी आंत में, इलियम में एक उंगली के समान उभरी हुई रचना पाई जाती है जिसे दीर्घ रोम या विलाई कहा जाता है। इसका काम यह है कि यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। तो बच्चों, दीर्घ रोम क्या करता है, अवशोषण जहां पर भी आए तो समझ लीजिए जैसे रसगुल्ला बच्चों रस को अपनी ओर खींचता है, वही काम है बच्चों अवशोषण का। तो छोटी आंत में, इलियम में एक उंगली जैसी संरचना होती है। कैसी होती है बच्चों बताओ। उंगली के समान उभरी हुई एक संरचना होती है जिसे दीर्घ रोम या विलाई कहा जाता है। इसका काम है पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। तो दीर्घ रोम क्या है आप समझ गए कि हमारे छोटी आंत में दीर्घ रोम कहाँ होता है, हमारी छोटी आंत में होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है, पहले बताओ। दो तीन चीजें कहाँ होती है, तो छोटी आंत के इलियम में। पहले कहाँ होती है ये जानो। देखने में कैसी होती है, उंगली के समान। काम क्या है, काम है पचे हुए भोजन को अवशोषण करना। यही काम है बच्चों दीर्घ रोम का। तो दीर्घ रोम क्या है, दीर्घ रोम छोटी आंत के इलियम में उंगली के समान उभरी हुई एक रचना होती है जिसे हम दीर्घ रोम या विलाई भी कहते हैं। इसका काम होता है पचा हुआ भोजन को बच्चों चूस लेना, उसको अवशोषित कर लेना। थोड़ा सा नयापन है पर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा, अरे भैया बोलो हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। बोलो जल्दी से यस और नो। यस हो जाएगा, चलो भाई बड़ा बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सजीव के चार लक्षण बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बच्चों चार ऐसे लक्षण बताइए जिसको देख करके लगे कि आप सजीव हो या कोई भी जीव सजीव है, उसके चार लक्षण बताओ। सजीव के चार लक्षण, सजीव के चार लक्षण बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। गुरुजी जो सजीव होंगे जो सजीव होंगे, नंबर एक सबसे पहला लक्षण होता है किसी भी सजीव का कि उसमें बच्चों कुछ ना कुछ वृद्धि होता है, यानी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अगर कोई सजीव है, जैसे बच्चों कोई भी सजीव देख लीजिए, पेड़ पौधे को देखिए, समय के साथ उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाता है। आप देखेंगे, मनुष्य को ही देखेंगे तो हम लोग आज ऐसे हैं, 2 साल के बाद कुछ ना कुछ तो चेंजेस हमारा होगा बच्चों। तो पहला है क्या, उसमें वृद्धि होते हैं। नंबर दूसरे, जितने भी सजीव हैं उसमें पोषण होता है। जितने भी सजीव हैं उसमें श्वसन होता है। जितने भी सजीव हैं उसमें बच्चों परिवहन भी होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सजीव के लक्षण हैं मेरे बच्चे। उसमें क्या होता है, और कई बार बच्चों गति होते हैं, है ना, कई बार सजीवों में गति भी होते हैं। पर कुछ कुछ सजीवों के गति हमें पता नहीं चलते हैं, जैसे पेड़ पौधे। कहते हैं गुरुजी वो तो यहीं पर हैं, पहले भी यहीं थे, आज भी वही हैं। ठीक है ना। तो बच्चों कुछ लक्षण हैं जिससे हम बता सकते हैं भाई कि सजीव के क्या क्या लक्षण हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा गया है हमारा, जीव के मुख्य चार लक्षण को बताइए। तो चार हमें लक्षण बताने हैं जिसको देखकर हम बता सकें। तो पहला है बच्चों कि उसमें श्वसन होता है, उसमें गति होता है, उसमें पोषण होता है, उसमें उत्सर्जन होता है। आप लिख सकते हैं उसमें वृद्धि होता है। ठीक है, तो चार ही लिखना है, लेकिन होते तो बहुत सारे हैं। चार तो मुझे लगता है पहला तो मुझे वृद्धि ही लिखना चाहिए। वृद्धि होता है, पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है। तो बच्चों हो जाएगा, तो यस लिख करके भेजिए कि सर ये दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन। ये बड़ा सिंपल सवाल था हमारा। अगला सवाल बिहार बोर्ड मान के चलो पूछा गया बिहार बोर्ड के द्वारा, पीत क्या है। पीत के विषय में पूछा है, हमने देखा था बच्चों पीत क्या है और मनुष्य के पाचन क्या महत्व है। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं तो पीत के विषय में मैंने पढ़ा था, अ, मैंने पढ़ाया था, सॉरी बच्चों, पित्त के विषय में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमारा क्या होता है। ये मान लो बच्चों हमारा आमाशय है, ये मान लो क्या है बच्चों, ये मान लो हमारा आमाशय है। तो इस जगह बच्चों हमारा एक है ना, इस जगह लीवर था, हमारा क्या था, लीवर था, जिसको बच्चों हम लोग यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। और यहीं पर क्या बनता है, यकृत में ही क्या बनता है, तो यकृत के अंदर में ही बच्चों हमारा पीत बनता है। क्या बनता है, पीत बनता है। पीत आपको मैंने बताया था बच्चों गाढ़ा होता है। और दूसरी बात है, कैसा पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। पीत क्या है, क्षारीय पदार्थ है। और इसके पीएच वैल्यू जो है बच्चों वो 7 से अधिक है ना, 7 से अधिक है। अब आप जानते हैं कि अगर कोई चीज बच्चों क्षारीय है तो हमारे पेट में किसकी मात्रा को कम करेगा, तो यह हमारे पेट में अम्लीयता, अम्लीयता,
अम्लीयता मतलब बच्चों समझो खट्टापन, है ना, जो खट्टापन है अम्लीयता को क्या करता है बच्चों, कम करता है। पीत का यही काम है कि अम्लीयता को कम करना। जो हमारे पेट में जो अम्लीयता है, जो एसिड है ना, जो एसिड वाला मात्रा है, जो एसिड वाला मात्रा है उसको बच्चों रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। ये पीत का काम है, आपको याद रखना है। ठीक है। आप लोगों ने कभी मछली का पीत है ना, मछली के जो पीत का थैली है उसको देखा है आपने? एक ऐसा बच्चों मछली का पीत का थैली होता है, देखा है? क्या आपने कभी बच्चों बकरी खस्सी को देखा हो कटते हुए, उसका पीत का थैली होता है ना? कई बार बच्चों मछली में तो जरूर देखा होगा, सुने होंगे कि पीत के फट जाने से मछली अच्छा नहीं बनता है। आप लोग सुने होंगे बच्चों। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, पूछा गया है क्वेश्चन कि पीत के विषय में, कि पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो पीत जो है हल्का हरे रंग का क्षारीय द्रव है। जैसा मैंने कहा, रंग थोड़ा सा हरा होता है, क्षारीय द्रव होता है। यह यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होता होकर पित्ताशय नामक थैली में संचित होता है। यानी निकलता तो यकृत से है, लीवर से निकलता है, पर जमा कहाँ होता है? तो जमा होता है मेरे बच्चे पित्ताशय में। इसका क्या काम है? पहला काम है, यह भोजन के अम्लीय कायम की अम्लीयता को समाप्त करता है। जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये अम्लीयता को कम करता है बच्चों, है ना। दूसरी बात है कि, है ना, करता है ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर आसानी से काम कर सके। दूसरा है, यह भोजन के वसा का विखंडन एवं पायसीकरण करता है। पायसीकरण मतलब होता है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो बच्चों पहला याद रखना कि यह भोजन की अम्लीयता को समाप्त करता है, समाप्त कर उसको क्षारीय बनाता है। दूसरा है, ये भोजन के वसा का विखंडन एवं उसका पायसीकरण करता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, घर में बैठ करके थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बच्चों, है ना। हो जाएगा तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए कि यस गुरुजी हो जाएगा, हो जाएगा। अब ना अगर हो जाएगा तो बताए कि सर हो जाएगा, पर मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? तो पीत बच्चों लिखेंगे, हल्के हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होकर के पित्ताशय नामक थैली में संचित होता है। इसका मुख्य काम है, यह भोजन की अम्लता, है ना, अम्लीय कायम की, है ना, अम्लीय कायम की अम्लता को समाप्त कर उसको क्षारीय बनाता है ताकि अग्न्याशय रस के एंजाइम उस पर आसानी से काम कर सके। दूसरा है, यह भोजन के वसा का विखंडन एवं पायसीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है बच्चों, अगला सवाल है हमारा, क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है, पाचक एंजाइमों का क्या काम है? जो हमारे पेट में पाचक एंजाइम होते हैं उसका क्या काम है? तो सर सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पाचक एंजाइम है तो वो क्या करेगा, भोजन को पचाएगा कि नहीं पचाएगा, बताओ। पचाएगा कि नहीं पचाएगा? नाम में ही लिखा है पाचक, नाम में ही जब पाचक लिखा है, इसका मतलब यह भोजन को पचाने में मदद करेगा। किसमें करने बच्चों? तो ये पचाने में मदद करेगा, ये तो फिक्स बात हो गया। तो बच्चों पाचक एंजाइमों का क्या काम है? तो पाचक एंजाइम का निम्नलिखित काम है। पहला काम है, यह बच्चों वसा को वसा अम्ल तथा गिल्सरॉल में बदलता है। तो जितने भी वसा हम लोग फैटी खाते हैं उसको बच्चों वसा अम्ल में एवं गिल्सरॉल में बदलता है। और ये भोजन के अवयवों पर क्रिया करके उसका विघटन करता है। विघटन मतलब होता है बच्चों उसको तोड़ देना, उसको तोड़ देना बच्चों। तो क्या करते हैं, भोजन के जो अवयव होते हैं, भोजन के अवयव, आप क्या खाए थे रात में बताइए? रात में आप क्या खाए थे? सर जी हमने खाया था रोटी। और क्या खाए थे? सर हमने खाया था दाल। और क्या खाए थे? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सब्जी खाए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चावल भी खाए होंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग ये सब चीज खाते हैं। तो इसको बच्चों, इसके जो ये सब अवयव कहलाएंगे, ठीक है ना, भोजन के अवयव, ये सब भोजन के अवयव हैं, रोटी दाल सब्जी, ये सब अलग अलग चीज हैं। या इसके अंदर में जो भी चीज है, इसके अंदर में जो प्रोटीन है, इसके अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर वसा है, ये सब क्या है, इसके अवयव हैं। इसको विघटित करते हैं, मतलब इसको तोड़ते हैं बच्चों। तो ये होते हैं एंजाइम का काम, कि भैया जो आप खा रहे हैं उसके उस पर जो उसके जो अवयव हैं उसको तोड़ना। दूसरा है, अगर वसा मेनली है, वसा अगर है तो वसा अम्ल का, है ना, वसा अम्ल एवं गिल्सरॉल में उसको तोड़ देना है। तो वसा को वसा अम्ल एवं गिल्सरॉल में तोड़ता है और बाकी अवयव को जो है वो विघटित करते हैं। ये काम होता है एंजाइम का। तो एंजाइम का भी कामों को लिख देंगे तो बताइए, है ना। यस गुरुजी, आप क्या खाए थे गुरुजी? तो मैं बच्चों रोटी और कद्दू खाते हो आप लोग, लौकी, कद्दू और चना डाल के उसमें। तो
कद्दू का जो चना डाल के बनता है वो, और रोटी खाए थे, मेरा ये था खाना, और मैंगो बच्चों। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरे विद्यार्थी जी कि कोशिका के 4 कोशिका अंग के नाम लिखें। ये तो 9th क्लास का टॉपिक है। कोशिका के 4 कोशिका अंग। बच्चों कोशिका के अंदर 4 कोशिका अंग आप लोग पढ़े होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, तो 9th क्लास का कुछ याद आ रहा होगा आपको कि जब कोशिका पढ़ते हैं उसके 4 अंग के नाम हैं। तो एक तो होता है बच्चे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक बच्चों। नंबर दूसरा क्या है? नंबर दूसरा लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, केंद्रक पाए जाते हैं, है ना, और भी बहुत कुछ बच्चों होता है उसके अंदर में। तो 4 चीजें लिखनी है, कोशिका के 4 अंग के नाम लिखिए। तो पता है आपको कि हमारा जो शरीर बना है बच्चों वो किससे मिलकर बना है बताओ? तो सर कोशिका से, क्योंकि आप जानते हैं कि कोशिका से मिलकर पहले क्या बनता है मेरे बच्चे? कोशिका से मिलकर सबसे पहले बनता है अंग, और अंग के बाद अंग से कुछ अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं, और कुछ अंग तंत्र मिलकर के बच्चों क्या बनता है ना। तो कोशिका से मिलकर अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और बच्चों कुछ अंग तंत्र बना करके क्या बनते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना। यस, है ना सर। कोशिका से उत्तक बनेगा, सॉरी, कोशिका से पहले उत्तक बनता है। कोशिका से पहले क्या बनता है? टिश्यूज, है ना। कोशिका से, सेल से पहले टिश्यू बनते हैं, सॉरी आई एम रियली सॉरी। उत्तक बनते हैं, उत्तक से हमारा क्या बनता है? अंग बनता है, ऑर्गेन बनता है, और फिर अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र के बाद बच्चों पूरा शरीर बनता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, कोशिका, उत्तक, अंग और अंग तंत्र और पूरा शरीर। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के 4 कोशिका अंग के नाम बताएं। तो कोशिका के अंदर हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं। उसमें बच्चों हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक वगैरह पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, अगला सवाल क्या आता है? अगला सवाल आता है बच्चों, है ना, हमारे आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? तो बच्चों सिंपल सी बात है कि नाम में ही छुपा है पाचक रस, और पाचक रस क्या करेगा? भोजन को पचाएगा। तो हमारे आमाशय यानी पेट में पाचक रस की क्या भूमिका है? तो बच्चों पाचक, है ना, पाचक एंजाइमों का निम्नलिखित काम है। रस यानी वो एंजाइम जो है, पहला है बच्चों कि वो, मतलब ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, वसा अम्ल एवं गिल्सरॉल में बदलता है, और भोजन के अवयवों पर क्रिया कर उसका विघटन करता है। ये पहले भी हो चुका है, सॉरी बच्चों। पाचक रस बोले, पाचक एंजाइम बोले, ये पहले हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट लिखा है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे? आप बताओ बच्चों, कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है, इसको आप कैसे टेस्ट करेंगे बताओ? अगर मैं आपको बच्चों 2 वस्तु दे दूं, ध्यान देना, मैं आपको एक वस्तु देता हूं, इस वस्तु का नाम है, इस वस्तु का नाम है ए, और एक मैं आपको वस्तु देता हूं, इस वस्तु का नाम है बी। आप कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा सजीव है? इसमें कौन सा सजीव है आप ये कैसे पता करेंगे बताओ जल्दी से? सर बताओ मुझे। सर मैं देखूंगा उसमें परिवहन हो रहा है, मैं देखूंगा रिप्रोडक्शन हो रहा है। और बताओ कैसे पता करोगे कि भाई ए नंबर सजीव है या निर्जीव है? बताओ मुझे, लिख कर बताओ, लिख कर बताओ, ये कैसे पता करोगे? सर उसमें पोषण शोषण होगा। अच्छा, तो आप देखोगे वृद्धि होगा सर। बताओ बताओ, पोषण होगा गुरुजी उसमें, और बताओ श्वसन होगा। अरे बताओ, कुछ सोचो, अच्छा सोचो, कुछ बढ़िया सोचो कुछ। सर उसमें जनन होगा, जनन आप देखने जाओगे। सर वृद्धि होगा, उसमें गति होगा सर। चलो मैं तो खड़ा हूं, मेरे में गति नहीं हो रहा है, तो क्या मैं सजीव नहीं हूँ? बताओ बताओ बताओ। हाँ बच्चों, कुछ कुछ लक्षण तो मुझे बताने पड़ेंगे, कुछ तो ऐसा तरीका मुझे बताना पड़ेगा जिससे ये क्लियर हो जाए कि भैया ए और बी में कौन सा सजीव है। कुछ तो हमें क्लियर करना पड़ेगा भाई। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमें क्या लिखना है पेपर में? इसके लिए पेपर में लिखना है, इसके लिए पेपर में लिखना है बच्चों, हमें क्या लिखना है? लिखना है, हाँ, लिखना है कि वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए, वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम निम्न मापदंड का उपयोग करेंगे। हम निम्न मापदंड का उपयोग करेंगे। पहला मापदंड ये देखेंगे कि मेरे बच्चे क्या लिखा है कि सजीवों में उपापचय की क्रिया होती है,
यानी बच्चों इसमें तोड़ फोड़ होता रहता है, सजीवों में तोड़ फोड़ होता रहे, कुछ 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 बनेगा कुछ टूटेगा, कुछ बनेगा कुछ टूटेगा, यानी एक तरह से वृद्धि कह सकते हैं। इसमें जीव द्रव पाया जाता है, इसके अंदर जीव होता है। सजीवों में पोषण श्वसन होता है और इसमें उत्तेजनशीलता होती है। जितने भी सजीव होते हैं इसमें बच्चों उत्तेजनशीलता होती है। तो ये कुछ मापदंड है जो बच्चों आंसर आपके अलग हो सकते हैं, यहाँ आंसर अलग है। आप उस चीज को भी बता सकते हैं, उसमें वृद्धि होता है, उसमें गति होता है, उसमें पोषण होते हैं, उसमें श्वसन होते हैं, उसमें परिवहन होते हैं। बच्चों उपापचय मतलब है कि उसके अंदर तोड़ फोड़ होगा, कुछ नया बनेगा, कुछ नया बनेगा, कुछ कुछ बना हुआ बिगड़ेगा, कुछ बना हुआ बिगड़ेगा और कुछ नया बनेगा, यही है बच्चों उपापचय, है ना। चलिए, तो सजीवों में उपापचय की क्रिया होती है, सजीवों में जीव द्रव पाया जाता है, सजीवों में पोषण शोषण होता है और बच्चों सजीवों में उत्तेजनशीलता भी होती है। ये आपको लिखना है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी। अगला सवाल आपके लिए कौन सा है? अगला सवाल है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। बच्चों कैसा लगा मुझे बताओ, हम उम्मीद करते हैं बहुत 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 अच्छा लगा होगा। कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरे बच्चे अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। दीर्घ में सवाल पूछा गया है कि मेरे बच्चे पोषण किसे कहते हैं, सजीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधि का उल्लेख कीजिए। तो ये मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूं भाई पोषण क्या होता है और कौन कौन सी विधि है। तो बच्चों वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं हम उसे पोषण कहते हैं। और पोषण की कौन कौन सी विधि है? तो पोषण की मुख्यतः दो विधि है। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। अब आगे लिखेंगे स्वपोषण क्या होता है। तो बच्चों स्वपोषण को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिज्म न्यूट्रिशन। स्वपोषण क्या होता है मैंने पढ़ाया है। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। ये क्या होते हैं? इसमें स्वपोषण होता है। परपोषण अगर पढ़ना है परपोषी, तो पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण तथा उस जीव को परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, इत्यादि हो गए। बच्चों आगे लिखना है, अगर 5 नंबर का सवाल है तो थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। आगे लिखना है कि बच्चों परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतजीवी परपोषण, दूसरा होता है परजीवी परपोषण, फिर होता है प्राणिशम परपोषण। तो मृतजीवी मैंने बताया है, मृतजीवी में अपना भोजन जीव मरे हुए सड़े गले मतलब किससे? मरे हुए और सड़े गले बच्चों मृत जंतु और पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर मैंने पढ़ाया होगा बच्चों आपको परजीवी में, किसमें क्या करते हैं? जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहते हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा मैंने पढ़ाया होगा बच्चों, तीसरा पढ़ाया होगा मैंने। अच्छा, एक छूट गया क्या? सॉरी बच्चों, मृतजीवी है, परजीवी है और एक छूट गया है प्राणिशम, तो उसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक छूट गया है, एक छूट गया है जिसका नाम है प्राणिशम पोषण। प्राणिशम पोषण हो जाएगा ये में। इसमें क्या करते हैं जीव? जीव अपना पोषण जो है, जीव अपना हाँ, भोजन जो है वो बच्चों अन्य जीवों से ठोस के रूप में या तरल के रूप में प्राप्त करता है। ये मैंने पढ़ा दिया है। तो दीर्घ, अगर दीर्घ में ये क्वेश्चन कभी आता है, अगर ये सवाल दीर्घ में कभी आता है तो प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट है मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन जो दीर्घ में पूछा है। अगला सवाल पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो ये हम आपको ऊपर ही बता दिए हैं, ऊपर ही समझा दिए हैं। 5 नंबरिया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए, पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ में पूछा गया अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन कीजिए। अमीबा में पोषण कैसे होता है? मैंने सिखाया होगा बच्चों कि अमीबा कैसे बच्चों अपने कूट पात के द्वारा जो छोटे छोटे शैवाल के कण होते हैं उसको कैसे पकड़ते हैं और अपना भोजन करते हैं। तो अमीबा का भोजन क्या है? तो पहला आंसर लिखेंगे अमीबा का भोजन जो शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बैक्टीरिया हैं और डाइटम है एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। इतना बच्चों जो है अमीबा का भोजन है। नंबर 1 में पहला शैवाल को रखेंगे, दूसरा में बैक्टीरिया को, तीसरा में डाइटम को।
चौथा में अन्य एक कोशिकीय जीव तथा मृत कोशिकाओं मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, यही है अमीबा का भोजन। इसमें अमीबा का पोषण का वर्णन करना है, कैसे भोजन ग्रहण करता है, तो उसका वर्णन कुछ इस प्रकार से होगा कि चित्र के अनुसार जब भोजन अमीबा के बिल्कुल निकट होता है तब अमीबा अपने कूट पादों को बढ़ाकर भोजन को घेर लेता है। कूट पाद का अंतिम एवं पार्श्व भाग आपस में मिलकर भोजन रसधानी का निर्माण करता है, जैसा मैंने बताया था पहले आपको, जिसमें जल तथा पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इस पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है तथा पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। ये प्रोसेस आपको समझाना है कि अमीबा के अंदर में किस तरह से बच्चों पूरा प्रोसेस होता है। मैंने आप लोगों को पहले अच्छे से बताया है। अगर हो जाएगा बच्चों तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुदेव आप टेंशन मत लीजिए, अमीबा में पोषण को हम लोगों ने समझ लिया है, अच्छे से अमीबा में पोषण को दर्शाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मैंने कल या परसों पढ़ाया था कि मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और उनका वर्णन कीजिए। तो मैंने बताया था भाई एक आहार नाल आपको बनाना है। आहार नाल कैसे बनाना है ये भी मैंने बताया होगा आपको कि देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, हमारा मुख गुहा होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, मुख गुहा होता है। सबसे पहले हमारा मुख गुहा होता है और उसके बाद में यहाँ से बच्चों नीचे आते हैं, ये हमारा ग्रसनी होता है बच्चों। ग्रसनी होता है, और ग्रसनी बच्चों अगर हम लोग देखेंगे तो ये ग्रसनी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चे ये हमारा ग्रसनी है। उसके बाद बच्चों ये वाला पार्ट जो है हमारा ग्रास नली कहलाता है। ग्रास नली कहलाता है, और ग्रास नली जो है बच्चों ये जा करके मिला होता है किससे, तो ये हमारे ग्रास नली जो होता है मेरे विद्यार्थी जी, अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे आमाशय से जुड़ा होता है। ये वाला पार्ट हमारा आमाशय है। अगर हम यहाँ देखें ऊपर में बच्चों, थोड़ा सा देखें तो ऊपर में हमारा क्या होता है, ऊपर में बच्चों हमारा डायफ्राम होता है। ऊपर में हमारा डायफ्राम होता है। यहाँ बच्चों अगर हम लोग देखें, अगर ये डायफ्राम नहीं भी देते हैं, चलो डायफ्राम नहीं देते हैं, ज़्यादा जरूरी डायफ्राम का नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, तो इस जगह हमारा बच्चों लीवर होता है, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। यकृत कहते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा थोड़ा सा बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होता है ना। एक जगह अगर हम यहाँ देखें तो बच्चों इस तरह से हमारा यहाँ पित्ताशय होता है। ये बच्चों हमारा पित्ताशय हो जाता है। पित्ताशय हो जाता है, ये हमारा प्लीहा हो जाता है। ये हमारा प्लीहा हो जाता है। और प्यारे बच्चों इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये हमारा बड़ी आंत हो जाता है। ये हमारा बड़ी आंत हो जाता है। ठीक है, ये बच्चों बड़ी आंत है अपना। ठीक है, और इसके अंदर में जो पाए जाते हैं, इसके अंदर में ये हमारा छोटी आंत होता है। इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में छोटी आंत पाया जाता है। तो ये बच्चों बड़ी आंत है हमारा, ये हमारा बड़ी आंत है। बड़ी आंत है, और ये हमारा क्या है, छोटी आंत है। ये छोटी आंत है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इस तरह से, ये हमारा अग्नाशयी है। ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट बच्चों हमारा अग्नाशय है। अग्न्याशय है। अग्न्याशय है ना। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या बनाना है, एक प्यारा सा फिगर बनाना है। एक फिगर है ना, एक बच्चों है ना, एक तो प्यारा सा हमें फिगर बनाना है। ठीक है ना, यही हमारा पाचन तंत्र का फिगर है। और पाचन तंत्र में जो भी चीज आता है उसके विषय में एक बार आपको थोड़ा थोड़ा सा बताना है। यानी सबसे पहले शुरू करेंगे किसके बारे में, शुरू करेंगे बच्चों हल्का सा आपको बताना है, ये जो ऊपर में है मुख गुहा, है ना, मुख गुहा के बारे में बताना है कि मुख गुहा जो है आहार नाल का सबसे पहला भाग है। मुख गुहा में क्या होता है ना बच्चों, मुख गुहा में हमारा क्या होता है कि हमारे बच्चों दांत होते हैं और जीभ होते हैं। उसके अंदर यहाँ पर बच्चों हम लोग एक चीज और देखें तो है ना, यहाँ पर क्या होता है, लार ग्रंथि होता है। आप इसको भी दर्शा सकते हैं कि यहाँ पर 3 जोड़ी बच्चों लार ग्रंथियां होती हैं, जिससे हमारा लार निकलता है। और लार से सना हुआ भोजन बच्चों कहाँ, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के बाद बच्चों 2 भाग है, एक है बच्चों कंठ द्वार और एक है निगल द्वार। तो निगल द्वार से होते हुए भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है। ग्रास नली से जो एक बच्चों सिर्फ एक पाइप है, यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, वह भोजन आमाशय में आता है। और आमाशय में भोजन का पाचन बच्चों शुरू होता है। आमाशय के बाद भोजन निकल कर जाता है कहाँ बच्चों, भोजन निकल कर जाता है बच्चों छोटी आंत में। और छोटी आंत में ही भोजन मुख्य रूप से भोजन पचता है। मुख्य रूप से छोटी आंत में भोजन पचता है। और बच्चों पचा हुआ भोजन जो है छोटी आंत के इलियम में, छोटी आंत के इलियम में या दीर्घ रोम कह सकते हैं,
बच्चों विलाई कह सकते हैं। विलाई में पचा हुआ भोजन जमा होता है, और जो भोजन नहीं पचता है वो भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में जाकर के, बड़ी आंत के रेक्टम में जाकर के भोजन जमा हो जाता है। बड़ी आंत के रेक्टम में जाकर भोजन जमा हो जाता है। और यहाँ बच्चों लीवर का, यकृत का ये काम है कि यहाँ से बच्चों हमारा पीत निकलता है, और पीत भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करता है हमारा। ठीक है ना। तो ये बच्चों हम लोग पूरा पढ़ के रखे थे, इसी को वर्णन करके लिख देना है। इसी को बच्चों वर्णन करके लिख देना है। ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सबके विषय में लिख देना है। जैसे ध्यान दीजिए बच्चों, अगर देखेंगे हम लोग शुरू यहाँ से करेंगे, तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहले मुख गुहा के विषय में लिखेंगे, फिर ग्रसनी के विषय में लिखेंगे दो दो लाइन, और उसके बाद में लिखेंगे किसके बारे में, ग्रास नली के विषय में, फिर लिखेंगे अमाशय के विषय में, और फिर लिखेंगे बच्चों छोटी आंत के विषय में, और फिर यकृत के बारे में थोड़ा लिख देंगे, अग्नाशय के बारे में थोड़ा लिख देंगे, है ना। उसके बाद मेरे विद्यार्थी जी, उसके बाद छोटी, फिर यहाँ बड़ी आंत के विषय में लिख देंगे लास्ट में, और इस तरह से हमारा जो है कि पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। ये चित्र दिया गया है जो कि हम आप लोग को बनाने के लिए सिखा चुके हैं, है ना। तो बताइए हो जाएगा। कैसा लगा बच्चों आप लोगों को आज का क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर आहार नाल का चित्र बनाना था, हाँ देखो पाचन तंत्र आहार नाल लगभग दोनों में बच्चों सेम चीज है। ठीक है ना। लगभग लगभग चीज देखिए, आहार नाल के अंदर भी लगभग आपको सब कुछ बनाना पड़ता है। पाचन तंत्र आहार नाल में क्या अंतर है बच्चों, आहार नाल मतलब पाचन तंत्र मतलब एक बड़ा चीज है। पाचन तंत्र में आहार नाल आता है, पाचक ग्रंथि आता है, और पाचन क्रिया, ये तीनों मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करता है ना। और आहार नाल सिर्फ आहार नाल अलग है। समझ गए। तो ये बच्चों पूरा हो गया। हमको बहुत अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा करके ये चैप्टर। और आज बच्चों हम लोग कितने बजे केमिस्ट्री स्टार्ट, केमिस्ट्री कर दें या बच्चों बताओ क्या करना है, या कल से अच्छे से स्टार्ट करें। आज बच्चों मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, प्रायिकता बताओ। मैथ का एक चैप्टर शुरू कर दें, बताओ एक मैथ का चैप्टर शुरू कर देते हैं, मैथ्स का, जिसका नाम है बच्चों प्रायिकता। हम लोग आराम से, है ना, क्योंकि आज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज 7 बजे बच्चों, है ना, इंग्लिश मीडियम का बैच लॉन्च है। तो 7 PM में एक बैच लॉन्च है, इसलिए बच्चों आज हमें लगता है केमिस्ट्री शुरू करना ठीक नहीं है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग कल केमिस्ट्री शुरू करेंगे 6:30 बजे। आज क्या शुरू करेंगे, आज रात को 8:30, सॉरी आज 8 PM में बच्चों हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे मैथ में, जिसका नाम प्रायिकता है। और हमारा जो 26 से पेपर होने वाला है आप लोग का, 26 से जो पेपर होने वाला है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। 26 से जो पेपर होने वाला है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, रात को 8 बजे बच्चों शुरू करेंगे मैथ को, और फिर मॉर्निंग में मैथ का क्लास डेली हो जाएगा, है ना। तो कल से मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, तो बच्चों हम लोग मॉर्निंग में ओनली और ओनली मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग मैथ्स के लिए तैयार रहिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा डेली। और बच्चों देखिए, मेहनत करने के टाइम थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा दिक्कत होता है, पर फिर बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी आज के क्लास को बहुत एंजॉय किए होंगे, मुझे लगा बहुत अच्छा लगा होगा। और पहला चैप्टर से जो है बायोलॉजी के सवाल भी आप लोगों से बने होंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी क्लास होगी रात को 8 बजे, तो हम आप लोगों से मिलेंगे रात में 8 बजे। ठीक है ना। बाकी बीच में मनीष सर की क्लास है 4 बजे, युवराज सर पढ़ाते हैं 3 बजे, तो उन सभी क्लासों को भी पढ़िए। और बच्चों फिर, है ना, बाकी आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना है। क्लास खत्म होने के बाद एक कमेंट लिखिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो बच्चों मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू बच्चों आप सभी को।